माता की, भारत माता की। कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता अभी मंच पर आ रहे हैं। सभी हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी यहां पर पधारे हैं। जोरदार नारों से हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, डॉक्टर लक्ष्मण जी, जोरदार तालियों से हम हमारे नेताओं का स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, सब यहां उपस्थित है। सब अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का अंतिम चरण अभी शुरू हो रहा है। इस अंतिम चरण के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर हम सब की ओर से और देश में जो चैनल पे लाइव देख रहे हैं उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें और आदरणीय संबित पात्रा जी आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी का स्वागत करें। दो सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिस कॉल देकर प्रथम सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख सदस्य हुए। 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14 करोड़ 8 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। ये जो पूरा संगठन पर्व चला, उस संगठन पर्व के बाद सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख
हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, अन्य महानुभावों, भाइयों और बहनों, आज का दिन हर्ष का अवसर है, क्योंकि संगठन पर के अंतर्गत पार्टी के संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त होने जा रहा है। संगठन पर्व के प्रथम चरण सदस्यता अभियान, जिसमें 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य माने विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते उभर के आए हुए हमारे उस पार्टी के हम सदस्य हैं, एवं 12 लाख सक्रिय सदस्य पंजीकृत किए गए। उसके उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में तथा श्रीमती रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, और हमारे संबित पात्रा जी संसद राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समन्वयक उत्तर पूर्व प्रदेश को संगठन के पर्व के द्वितीय चरण के अंतर्गत संगठनात्मक चुनाव की देखरेख हेतु राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। इस नियुक्त को राष्ट्रीय कार्यकारी ने स्वीकृति प्राप्त किया। इसके उपरांत प्रदेश एवं जिला चुनाव अधिकारियों को नियुक्त की गई थी। राष्ट्रीय एवं प्रदेश अपील समितियों का गठन किया। राष्ट्रीय अपील समिति के संयोजक वरिष्ठ नेता हमारे श्री राधा मोहन सिंह संसद बिहार के। उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय बीएल संतोष जी के नेतृत्व में 3 कार्यशाला आयोजित की गई तथा प्रत्येक प्रदेश में 2 कार्यशाला आयोजित की गई। इसके उपरांत पिछले 1 वर्ष में लगभग 10 लाख के ऊपर जो पोलिंग बूथ स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ अध्यक्ष लगभग 74% माने 7,87,109 बूथ अध्यक्ष चुने गए थे। और मंडल स्तर पर जो हमारे मंडल 17,000 के ऊपर जो संगठन के माध्यम से मंडल है, उसमें लगभग 93% माने 16,459 मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जिला स्तर पर हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 1,033 जो जिला है, उसमें से
94% आज हमारे 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5070 प्रदेश परिषद सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां अपेक्षित संख्या का 80% है। 36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है, उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और इस सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। यह संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो,
नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनंती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनंती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबके बीच में उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्री अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहाँ उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला। दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया और जो मुझे आपने ताकत दी और जमीनी स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर पल, हर मौके पर, हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधान सेवक होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब
2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन में एक टीस पैदा हुई, और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही मिठाइयां बांटने का इंतजाम कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश की मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, उसको बाकायदा सूद समेत वापस देंगे, और वह हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करके दिया है। हमने देखा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली। हमने देखा हम यहां पर विजय उत्सव मनाते थे। विजय उत्सव में बार बार दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता अपना दिल्ली का उत्सव नहीं मना पाते थे। लेकिन आपके नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भी कमल खिला और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में हम चुनाव जीते, लेकिन चुनाव ही नहीं जीते, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ हम चुनाव जीते। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 29 में से 25 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जीती है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बीएमसी में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जीत करके आए हैं। इस तरीके से हमने देखा है। गोवा के पंचायत के चुनाव हमने जीते। हमारे राजीव चंद्रशेखर जी यहां बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहली बार कमल खिला है, केरला में, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आजादी के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, पहली बार लोकसभा में केरल में भी हमने चुनाव जीता। यह भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो विजय रथ चला है, वो पूरी ताकत के साथ देश के मतदाताओं के आशीर्वाद के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, और अब वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, यह विश्वास हमें है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी आज 20 राज्यों में सरकार है एनडीए की, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम देखें तो गुजरात में हम 6 बार लगातार सरकार में विराजमान हैं। गुजरात में हम 4 बार से सरकार में हैं। हरियाणा में, गोवा में हम दूसरी बार, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, बनाई हमने। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम यह पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी।
पुडुचेरी में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे, असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मैं अपने सीमित जो हमारी कार्य करने की क्षमता रही, उसमें जो कुछ भी आप सबके सहयोग से कर सका वह मैंने करने का प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर मैंने किसी के दिल को कहीं कुछ कहा हो जिससे चोट पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वह मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने कहा होगा। लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से हम पार्टी को सफलतम तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। और आगे नितिन नवीन जी पूरी ताकत से इस पार्टी को, इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम सब लोग मिलकर उनका सहयोग करते हुए पार्टी को और नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। और जो नई स्थान हमारे छूट गए हैं प्रदेश, वहां भी कमल खिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद नड्डा जी। भारत देश का नाम गौरव से विश्व में ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाले माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र प्रेम, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उनका सुशासन की परंपरा को गौरव से आगे बढ़ाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की
एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी,
देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है।
ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, इस वर्ष जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं और मैं आज इन 75 वर्ष लगातार लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने, अनेक परिवारों ने, अनेक पीढ़ियों ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिए हैं, मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं। जनसंघ रूपी वटवृक्ष से ही भाजपा का जन्म हुआ और भाजपा दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। और ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है इतना नहीं है। देश के राजनीतिक समीक्षकों को दुनिया को ये बात बतानी चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी रगों में इसकी मजबूती से लोकतंत्र चल रहा है, कि जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों, बीजेपी एक संस्कार है। बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। साथियों, भाजपा का स्वरूप नेशनल है। भाजपा का स्पिरिट नेशनल है, क्योंकि हमारा जुड़ाव लोकल है। हमारी जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। इसलिए भाजपा रीजनल एस्पिरेशन को प्लेटफॉर्म देती है, उन्हें नेशनल एम्बिशंस का आधार बनाती है। और इसलिए आज देश के कोने कोने के लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो भी अपनी राजनीति का प्रारंभ करना चाहता है उसको भी भाजपा का प्रवेश द्वार सबसे उत्तम, सबसे सुरक्षित लगता है। साथियों, जनता जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास
निरंतर मजबूत होता गया है। अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। बीते 11 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। अक्सर होता यह है कि लंबे कार्यकाल के बाद सरकारों के लिए टिके रहना मुश्किल होता है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में कई कार्यकाल के बावजूद बीजेपी पहले से भी बड़े जनादेश के साथ सरकार में लौटी है। साथियों, बीते 1.5-2 वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, बीजेपी की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है। इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 4 चुनाव बीजेपी एनडीए ने जीते हैं। साथियों, आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की नहीं, बल्कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है। और इसका ताजा उदाहरण अभी हमारा महाराष्ट्र है। हाल में जो मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम सामने आए, अभूतपूर्व है। बीजेपी महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में नंबर 1 पार्टी बनी है। कुल 29 में से 25 बड़े शहरों की जनता ने बीजेपी एनडीए को चुना है। कुल जितने पार्षद जीते हैं, उनमें से 50% बीजेपी के हैं। ऐसे ही केरला में भी आज बीजेपी के करीब 100 पार्षद हैं। केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरला में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। साथियों, बीजेपी निरंतर जीत रही है, उसका विस्तार हो रहा है। ये निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गर्व का विषय है, लेकिन हम ये सभी के लिए बहुत बड़े दायित्व का बोध भी है और दायित्व बोध का समय भी है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। देश के आजादी के बाद
शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, ये सब मॉडल देख चुका है। लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप में जमीन पर उतारा है। हमने गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीब के घर तक पहुंचाया है। साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजादी के 70 वर्ष बाद सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक ही पाइप से पानी पहुंच पाया था। माताओं बहनों की पीड़ा, पानी के लिए उनके संघर्ष की सूद लेने वाला कोई नहीं था। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया था, सामाजिक जीवन में काम करता था, तो हमारे यहाँ एक धंधुका करके स्थान है, वहां मैं जाता था तो वो मुझे वहां के लोग कहते थे कि आप यहाँ रात को मत रुकिए और जब भी आपका दौरा हो तो सुबह 10 बजे के बाद आइए। नॉर्मली मेरा नेचर रहता था कि हर नए स्थान पर जाकर रात को रुकूं, कार्यकर्ताओं से मिलूं, लेकिन धंधुका वाले मना करते थे। क्यों? वो कहते पानी नहीं है, सुबह हम आपको स्नान करने के लिए पानी नहीं दे पाएंगे। वहां तो कहावत चलती थी कि बेटी को बंदूकें दो लेकिन धंधुके मत दो, यानी उसको बंदूक लगा मार दो लेकिन धंधुके में शादी मत करो। पानी नहीं था। ये दर्द मैंने देखा है। मैं धरती की सच्चाई से जुड़ा था। माताओं बहनों की पीड़ा अपनी आंखों के सामने देखी थी। और तब हम जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी, वरना पहले तो एलपीजी गैस को भी अमीरों का ही सौभाग्य मान लिया गया था। भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता के साथ हर घर को एलपीजी गैस कनेक्शन से जोड़ने का अभियान चलाया। वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज देश में 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है। यह भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भाजपा बहनों बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील है। साथियों, एक जमाना था हम भी सुनते थे कि फलाना परिवार वो तो लखपति परिवार है, ढीकना परिवार लखपति परिवार है, यानी लखपति होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये मोदी है जो सपने देखता है
कि मेरे गांव की गरीब मां भी लखपति दीदी बनेगी। साथियों, दशकों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया, लेकिन संवेदनशील भाजपा के हमारे संस्कारों ने समाज के प्रति समान भाव की हमारी परंपरा के कारण भाजपा ने आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को समझा, उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना बनाई और पीएम जनमन योजना के लाभार्थी इतने बिखरे हुए हैं और एक दो दूर दूर जंगलों में पड़े हैं। उनसे एक म्युनिसिपैलिटी की सीट भी जीती नहीं जा सकती है। वोट के हिसाब से कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन जब वोट से ऊपर उठ करके संवेदनाएं होती हैं, समाज का कल्याण हमारे संस्कार होते हैं, तो पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। आदिवासियों में भी अति पिछड़ा संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना में कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट, वहां वोटर उतने नहीं है, सीट भी उतनी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकारों में उन्हें बरसों तक उपेक्षित रखा गया। लेकिन संवेदनशील भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से भी जोड़ा और दिल्ली से भी जोड़ा। एक और उदाहरण आकांक्षी जिलों का है। हमारे देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। इन जिलों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिन अधिकारियों को सजा देनी होती थी तो उन्हें वहां भेजा जाता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और प्राथमिकता के आधार पर इनके विकास के लिए काम किया। आज ये आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की एवरेज की बराबरी आकर के खड़े हो गए। साथियों, भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता, पिछड़ों को प्राथमिकता। जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमारी कार्य संस्कृति सर्वसमावेशी है, सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है। और ये कार्य संस्कृति गरीब को समान अवसर देने वाली है, गरीब को सशक्त करने वाली है। इसी वजह से सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पराजित किया है। और ये 25 करोड़ लोग कौन हैं? इनमें सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार है। साथियों, बीते वर्षों में जन विश्वास की जो पूंजी हमने अर्जित की है, उस भरोसे को कायम रखना बहुत बड़ी जरूरत है। देश की जनता 2047 तक
विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए बीते 11 वर्षों में रिफॉर्म्स की जो यात्रा हमने शुरू की है, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुकी है। हमें राज्यों के स्तर पर, शहर की इकाइयों के स्तर पर, जहां भी भाजपा एनडीए सरकारें हैं, वहां रिफॉर्म्स की गति तेज करनी है। भाजपा सिटी गवर्नेंस का भी एक नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जब हम सत्ता में नहीं भी थे, तब भी हम अपने मूल आदर्शों से कभी नहीं भटके। हम राष्ट्र प्रथम के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से डटे रहे, जूझते रहे, संकटों को झेलते रहे, जज्बात बढ़ाते रहे और जीतते भी रहे। हम वो लोग हैं, हमारा वो चरित्र है, हमारे वो संस्कार है। खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का संस्कार है, भाजपा के हर कार्यकर्ता का जीवन मंत्र है। इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराना हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना हो, इनको कभी असंभव माना जाता था। आज ये हकीकत बन चुके हैं। आज देश में माओवादी आतंक भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। साथियों, आगे भी हमें हर चुनौती का पूरे सामर्थ्य से सामना करना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं, उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें
पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। साथियों, एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एक आध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। मंत्रिमंडल के मेरे साथी पीयूष गोयल जी, देश भर से आए स्टार्टअप इकोसिस्टम के मेरे दोस्तों, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब एक बहुत खास अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे, उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन मेरे लिए महत्व की जो बात है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपके एम्बिशंस, ये मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आज से 10 साल पहले विज्ञान भवन में एक 500-700 नौजवानों के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रितेश यहां बैठे हैं, तब उनकी शुरुआत थी और उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए नए लोग आ रहे थे उनके अनुभव में सुन रहा था। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने माँ से मिलने गई और माँ से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो मैंने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ।
तो उसके माँ ने जो उसको कहा, वो उसने सुनाया था। उसने कहा, सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो। स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी, और आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। विज्ञान भवन से आज भारत मंडपम में जगह नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस एक सप्ताह में ही देश के नौजवानों से दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैं देश भर से आए हुए करीब 3000 युवकों से 2-2.5 घंटे तक उनको सुनता रहा था, उनके साथ बैठा था। और आज मुझे आप सबको सुनने का और मेरे देश के नौजवानों को उनकी शक्ति के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया, और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी, तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं।
ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले नया बिजनेस और नया वेंचर केवल बड़े बड़े घरानों के बच्चे ही लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें ही आसानी से फंडिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। मिडिल क्लास और गरीब के ज्यादातर बच्चे केवल नौकरी का सपना देख पाते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के यहां तक कि गांवों के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं, और यही युवा आज सबसे ज्यादा जमीनी समस्याओं का समाधान देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, स्पिरिट का बहुत महत्व है। साथियों, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका देश की बेटियों की रही है। आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप्स का ये इंक्लूसिव मोमेंटम भारत के सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टअप इतने मायने क्यों रखते हैं, तो शायद आप सबके अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी का उत्तर होगा भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही मेजर इकोनॉमी है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर हैं। कोई कहेगा आज देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत में नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। ये सारे जवाब, ये सारे तथ्य सही है, लेकिन एक बात जो मेरे दिल को छूती है वो है स्टार्टअप स्पिरिट। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है, क्योंकि उसे नई मंजिलें चाहिए, नए मुकाम चाहिए। और साथियों, नई मंजिलें मिलती कैसे हैं
उसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखानी होती है। और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता। और उद्यम के लिए पहली शर्त है साहस। आप सब ने यहां तक पहुंचने के लिए कितना साहस किया होगा, कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रिंज मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। साथियों, रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है, वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हमने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई ताकि वहां बच्चों में इनोवेशन की प्रवृत्ति बने। हमने हैकेथॉन शुरू किए ताकि हमारे युवा देश की समस्याओं के समाधान दे सके। हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए ताकि संसाधनों की कमी से आइडियाज की डेथ न हो। साथियों, एक समय में कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस, लंबी अप्रूवल साइकिल्स और इंस्पेक्टर राज का डर, ये इनोवेशन की सबसे बड़े रुकावट थे। इसलिए हमने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का माहौल बनाया। जन विश्वास एक्ट के तहत 180 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। हमने आपका समय बचाया ताकि आप इनोवेशन पर फोकस कर सकें। आपका समय लिटिगेशन में बर्बाद न हो। खासतौर पर स्टार्टअप्स के लिए कई लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई। मर्जर और एग्जिट को आसान बनाया गया। साथियों, स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं, बल्कि एक रेनबो विजन है। ये अलग अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटीज से जोड़ने का जरिया है। आप देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग,
पहले क्या स्टार्टअप एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ कंपटीशन की कल्पना भी कर सकते थे क्या? आईडेक्स के जरिए हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के लिए प्रोक्योरमेंट के नए रास्ते खोले। स्पेस सेक्टर जो पहले पूरी तरह प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बंद था,